बच्चों, आज हम क्लास 8 आईसीएसई का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। चैप्टर का नेम है मैटर। इससे 4 वीडियोस में भी हमने पहले मैटर की ही स्टडी की थी। तो बच्चे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करनी है, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैटर, दैट इज़ मटीरियल। मटीरियल क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो आपने बच्चे है ना मटेरियल वर्ड बहुत बार यूज़ किया है ना, किया होगा, बहुत बार सुना होगा। क्या होता है मटेरियल? मैं इसका थोड़ा सा बच्चे है ना डेफिनेशन लिख के आपको क्लियर कर देती हूँ। और द टर्म मटेरियल इज यूज्ड फॉर particular kind of matter, particular kind of matter, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हम मैटर किसे कहते हैं। किसी भी बच्चे पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर को, किसी भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर को हम क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। जैसे कि अगर आप एक वुड देखो तो वो भी मैटर है, ठीक है जी। वाटर भी बच्चे अगर वो मैटर है तो एक मटेरियल भी है, ठीक है। वाटर को भी हम मटेरियल कह सकते हैं। मार्बल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल। जो हमारे आसपास जितने भी बच्चे पार्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि वुड इज ऑल्सो एन अ मटीरियल, वाटर भी एक मटीरियल है, मार्बल भी एक मटीरियल की ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ मटीरियल। कितने तरीके के मटीरियल होंगे? यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमारे आसपास जितने भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर हैं उसको मटीरियल ही कहते हैं। बच्चे बेसिकली मटीरियल 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो बच्चे फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसकी। जो इसकी फर्स्ट टाइप है दैट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मटीरियल्स। होमोजीनियस मटीरियल्स क्या होता है? तो बच्चे होमो मतलब जो कि एक ही फेस में हो, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है। द मटेरियल्स विच हैव सेम कॉम्पोजिशन and same properties throughout are called homogeneous materials। तो देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल कि ऐसा मटेरियल जो थ्रू आउट मतलब फर्स्ट पॉइंट से लेके टिल लास्ट पॉइंट तक वो सेम एक ही कॉम्पोजिशन से मिलकर बना हो और सेम प्रॉपर्टीज हो उसकी, उसे हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बच्चे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास है ना एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर आपने बच्चे वाटर फिल किया है, ठीक है। इस ग्लास के अंदर क्या है? वाटर है, ठीक है बच्चे। अब जो ये ग्लास है जिसके अंदर आपने वाटर फिल किया है, मान लीजिए आप इसके अंदर है ना 2 स्पून मान लीजिए शुगर ऐड कर रहे हो और 1 स्पून आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हो, ठीक है। आपने ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इसके अंदर आपने शुगर और सॉल्ट ऐड कर दिया। शुगर आपने 2 स्पून है ना ऐड कर दिया और सॉल्ट जो है आपने इसके अंदर 1 स्पून ऐड कर दिया। जब आप इसको बच्चे मिक्स कर दोगे, जब आप इसको बच्चे बहुत अच्छी तरीके से है ना मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? ये बच्चे अच्छे से पूरी तरीके से मिक्सड अप हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो सोल्यूशन बना है, ये जो वाटर का जो सोल्यूशन बना है इसके अंदर बच्चे सॉल्ट भी है और शुगर भी है। अब बच्चे जो ये पानी का गिलास है आपने इसके अंदर जब है ना शुगर और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया, आप जब थोड़े टाइम बाद देखोगे तो क्या आपको ग्लास के अंदर शुगर अलग दिखेगी और सॉल्ट अलग दिखेगा? ऐसा होएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको शुगर और सॉल्ट का पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर डिसॉल्व भी हुए थे। थ्रू आउट ये बच्चे बिल्कुल सेम दिखेगा। यहाँ से देखोगे बिल्कुल सेम, यहाँ से देखोगे बिल्कुल सेम।
इवन अगर आप यहाँ से है ना टेस्ट करोगे, वही टेस्ट होगा जो आप यहाँ से टेस्ट करोगे, यहाँ से भी वही प्रॉपर्टी होंगी जो यहाँ से होंगी। तो अब समझ में आ रहा है होमोजेनियस मटेरियल हम किसे कहते हैं? होमोजेनियस मटेरियल हम उसे कहते हैं जो कि सेम कॉम्पोजिशन हो। देखो यहाँ पे भी शुगर और सॉल्ट की कॉम्पोजिशन वही होगी जो यहाँ पे होगी, ठीक है, और सेम प्रॉपर्टीज हो थ्रू आउट, मतलब इस लेवल पे भी वही प्रॉपर्टी होंगी जो इस लेवल पे है। समझ में आ रही है बात? आई होप आपको यहाँ पे बच्चे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनियस मटेरियल हम किसे कहते हैं। समझ में आई बात? अब इसके अंदर आप है ना सिंपल ये भी कह सकते हो कि जो प्योर वाटर है वो भी क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। प्योर वाटर, वाटर का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है, दैट इज डाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर आप वाटर की कॉम्पोजिशन देखो तो ये एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। तो थ्रू आउट कॉम्पोजिशन बच्चे यही चलती है। अगर 2 हाइड्रोजन एलिमेंट और 1 ऑक्सीजन एटम है तो यही रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी 3 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के एटम ऐसा नहीं होएगा। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मटेरियल, जो कि सेम कॉम्पोजिशन और जिसकी सेम प्रॉपर्टीज हो। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमने टाइप देख लिया मटेरियल का, दैट इज होमोजीनियस मटेरियल। जो सेकंड टाइप है बच्चे दैट इज हेट्रोजीनियस मटेरियल। नेक्स्ट हमने क्या देखना है बच्चे? हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो हेट्रोजीनियस मटेरियल क्या होगा? बिल्कुल होमोजीनियस का अपोजिट होएगा। तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द मटेरियल्स which have different composition, इसकी composition क्या होएगी? डिफरेंट होएगी। देखिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था सेम कॉम्पोजिशन, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे जो होमोजेनियस के अंदर प्रॉपर्टीज थी वो हमने क्या लिखी थी? सेम प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि जो हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है वो होमोजीनियस मटेरियल से बच्चे बिल्कुल अपोजिट होता है। हेट्रोजीनियस मटेरियल वो होते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन, मतलब अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हो और जिसकी थ्रू आउट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। क्लियर है बच्चे? मैं इस पॉइंट को एक बार दोबारा से बता देती हूँ। वो मटेरियल जिसके जो कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन से मिलकर बना है और जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बच्चे होमोजीनियस में एक है ना वाटर ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल लिया था। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे होंगी या यहाँ पे होंगी, बट यहाँ पे क्या होएगा कि हर एक पार्ट में अगर आप किसी मटेरियल को आप अलग अलग लेवल पे या अलग अलग पार्ट पे बच्चे डिवाइड करते हो तो आप देखोगे कि हर पार्ट पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है बच्चे, इसी को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मटेरियल्स कहते हैं। तो बच्चे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हेट्रोजीनियस मटेरियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं मार्बल रॉक का। किसका? मार्बल रॉक का। अब बच्चे जो मार्बल रॉक है उसकी बच्चे थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। आप कहीं पे देखोगे कि वहाँ पे है ना ऑरेंज रंग के जैम्स है, ठीक है, ऑरेंज रंग की डिज़ाइनिंग है। कहीं पे आप देखोगे कि वहाँ पे ब्राउन रंग की है ना है या किसी और कलर की है। तो देखिए यहाँ पे कितने अलग अलग कलर हैं। तो यहाँ से बच्चे हमें पता लग रहा है कि जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट सेम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? थ्रू आउट सिमिलर नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा फैमिलियर एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप और भी ज़्यादा रिलेट कर सको। तो हम वापस से बच्चे एक ग्लास लेते हैं। इस ग्लास के अंदर बच्चे हमने वापस से वाटर ही फिल किया। क्या डाला है हमने इसके अंदर?
वाटर फिल किया है। अब यहाँ पे जैसे होमोजीनियस के तो अंदर हमने शुगर और सॉल्ट लिया था, अभी हम यहाँ पे बच्चे शुगर और सॉल्ट की जगह कुछ और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर बच्चे सैंड फिल कर देते हैं, ठीक है। अब जब आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर वाटर है, अब आपने इसके अंदर सैंड बच्चे जब डाला तो आप देखोगे कि सैंड जो है वो नीचे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई। जो सैंड है वो बच्चे सेडिमेंटेशन दिखाती है ना, वो बच्चे डिज़ोल्व नहीं होती है। तो यहाँ पे जाके आप देखोगे कि सैंड जो है वो डिज़ोल्व हो, यहाँ पे जाके बच्चे है ना सेडिमेंटेशन दिखा दिया। अब इसके अंदर बच्चे कुछ ग्रेवल्स भी डाल दो। ग्रेवल जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं ना उसको हम ग्रेवल कहते हैं। अब वो क्या होगा, वो इसके ऊपर ऐसे ऐसे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चे आप चाहो तो पेपर भी है ना डाल सकते हो। पेपर कितना ज़्यादा लाइट वेट होता है ना, नोटबुक का पेपर। अब आप वो देखोगे कि वो ऊपर है ना फ्लोट करने लग जाएगा, ठीक है। आप इसकी कॉम्पोजिशन देखो, देखो इसको ये 3 लेवल में अलग अलग दिख रहा है। ये लेवल अलग दिख रहा है, ये लेवल अलग दिख रहा है, ये लेवल बिल्कुल अलग दिख रहा है। नीचे आप देखोगे कि सैंड की डिपोजिशन है, बीच में आप देखोगे ग्रेवल्स है, ऊपर देखोगे कि आप पेपर फ्लोट कर रहे हैं। कुछ भी डिज़ोल्व हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। थ्रू आउट कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। नीचे सैंड है तो ऊपर ग्रेवल है, उसके ऊपर पेपर फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल अलग है ना बच्चे। ऐसे ही एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल, जो कि सेम कॉम्पोजिशन से मिलकर बिल्कुल नहीं बनता और जिसकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम नहीं होती। इसलिए हम हेट्रोजीनियस मटेरियल को क्या कहते हैं? द मटेरियल्स विच हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। देखिए हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, और तीनों पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन हमें देखने को मिली। तो इसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो बच्चे यहाँ तक आपको बच्चे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं सब्सटेंस, ठीक है। मटेरियल हमने पढ़ लिया है, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सब्सटेंस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सब्सटेंस। अब हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस हम किसे कहते हैं। आई होप आपको मटेरियल वाला जो टॉपिक है बच्चे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम सब्सटेंस वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। पहले बच्चे हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि हम सब्सटेंस कहते हैं किसे हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस तो आपको क्लियर है, इससे पहले हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए, पीछे जाइए और एक बार फिर से उसको रिकैप कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चे सब्सटेंस क्या है? अ होमोजीनियस मटेरियल which is made up of only one kind of atoms or molecules such that its composition, कॉम्पोजिशन वर्ड तो याद समझ में आ रहा होगा आपको, मैं आपको मुझे फिर क्लियर कर देती हूँ। कॉम्पोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो बच्चे हम सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो कि होमोजीनियस मटेरियल से मिलकर बनता है। होमोजीनियस जिसकी कॉम्पोजिशन मतलब जिस जिस कंपोनेंट से मिलकर वो बना है वो थ्रू आउट सेम होते हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज भी थ्रू आउट सेम होती हैं। तो ये होमोजीनियस मटेरियल से मिलकर बनता है सब्सटेंस, मतलब कि या तो एक ही तरह के एटम या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और इसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। मतलब थ्रू आउट इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? सब्सटेंस कहते हैं। तो चलिए इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। तो बच्चे सब्सटेंस जो है वो एक ही तरह एटम, एक ही तरह एलिमेंट के साथ साथ बच्चे ग्रुप ऑफ है ना एटम,
मतलब मॉलिक्यूल से भी मिलकर बन सकते हैं, बट याद रखना कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम होएगी। अब जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड को हम और क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट। क्या कहते हैं बच्चे? कॉमन सॉल्ट। इसको भी बच्चे हम एक सब्सटेंस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक। तो बच्चे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम कह रहे हैं कि एक तरीके का बच्चे सब्सटेंस है। अभी हमने सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी देख ली कि वो सेम कॉम्पोजिशन से ही मिलकर बना होना चाहिए, तब हम उसे क्या कह सकते हैं? सब्सटेंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को सब्सटेंस कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, वो दो एटम से मिलकर बन रहा है। वन इज सोडियम, अनदर वन इज क्लोरीन। ठीक है। अब जो सोडियम है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। तो देखिए सेम कॉम्पोजिशन है ना दोनों की, ना इसकी कॉम्पोजिशन चेंज होएगी ना इसकी कॉम्पोजिशन चेंज होएगी। और थ्रू आउट बचे अगर सोडियम का 1 एटम है तो क्लोरीन का भी 1 ही एटम रहेगा। तो देखिए सेम कॉम्पोजिशन है, इट मीन सेम प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसलिए हम सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन सॉल्ट को भी क्या कह रहे हैं? सब्सटेंस कह रहे हैं। इसके बच्चे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक हम प्योर अल्कोहल, उसको भी सब्सटेंस कह सकते हैं। प्योर वाटर, उसको भी हम बच्चे सब्सटेंस कह सकते हैं। वाटर अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन बाय वेट कितना होता है? 16। हाइड्रोजन बाय वेट कितना होता है? 1। ओके। उसके बाद है बच्चे प्योर गोल्ड। अभी हम पहले बच्चे गोल्ड की बात करते हैं कि हम गोल्ड को सब्सटेंस कैसे कह सकते हैं। ठीक है। अब जो गोल्ड होता है बच्चे, आपने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड के बारे में सुना है? 24 कैरेट गोल्ड को हम कहते हैं कि एकदम प्योर गोल्ड है। बट बच्चे 24 कैरेट जो गोल्ड है इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्पोजिशन और भी मेटल्स की है ना मिलाई जाती है, तो इसकी बच्चे स्ट्रेंथ और रिजिडिटी को बढ़ाने के लिए। तो वो कैसे होता है? 22 कैरेट तो इसके अंदर बच्चे गोल्ड ही होता है, और जो 2 कैरेट है वो इसके अंदर बच्चे आइदर सिल्वर है ना मिक्स कर सकते हैं या फिर कॉपर मिक्स कर देते हैं। कोई भी एक चीज़ मिक्स कर देते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी जो है वो बढ़ जाए। अब देखिए जो ये कॉम्पोजिशन है 22 और 2, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट। अगर आप गोल्ड बार देखो तो बिल्कुल यहाँ पे देखोगे वहाँ पे भी सेम कॉम्पोजिशन, यहाँ पे भी वही कॉम्पोजिशन, यहाँ पे भी वही कॉम्पोजिशन, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी ही चलेगी थ्रू आउट। तो इस वजह से हम प्योर गोल्ड को भी क्या कहते हैं बच्चे? सब्सटेंस कह सकते हैं। उसके बाद बच्चे और एग्जाम्पल देखें तो लाइक प्योर सिल्वर। ठीक है। दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस। तो आई होप आपको बच्चे सब्सटेंस वाला टॉपिक भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर्स। हमने ये बच्चे आगे बहुत सारी चीज़ों में पढ़ रखी है काइनेटिक थ्योरी। एक बार हम बच्चे इसको वापस से थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आप इसको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से बच्चे समझ सकें। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है बच्चे? हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है जी। हमने क्या पढ़ना है? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो क्या क्या इसके मेन पोस्टुलेट्स होते हैं हम उसके बारे में जानते हैं बच्चे। तो जो इसके मेन पोस्टुलेट्स आते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ small particles called molecules। ठीक है बच्चे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर है, जो भी हमारे आसपास मैटर है, चाहे वो चेयर है, टेबल है, कार है, आपको सेल फोन है, मोबाइल जिसमें अभी आप ये वीडियो देख रहे हो,
ठीक है। ये सब के सब बच्चे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। उस स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब वो बच्चे मॉलिक्यूल्स एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए जो आपके पास मान लीजिए आपके पास आयरन रोड है, तो वो आयरन के एटम से मिलकर बनी है ना। बहुत सारे आयरन एटम को मिला के वो आयरन की रोड बनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पोस्टुलेट है, दैट इज द पार्टिकल्स आर in a state of unending। देखिए वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अनएंडिंग मोशन, दैट इज in continuous motion। ठीक है जी, continuous motion, hence they have काइनेटिक एनर्जी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चे? मैंने आपको लिखा कि जो मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली बच्चे मोशन करते रहते हैं। हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर हम बच्चे सॉलिड की बात करें जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली होते हैं, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होती है, बट वो भी बच्चे है ना सम काइंड ऑफ मूवमेंट दिखाते हैं। कैसे? वो अपने मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है। अब जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट है ना स्पेस होती है, तो जो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल के सराउंडिंग में बाकी पार्टिकल क्या करते जाएंगे? मूवमेंट दिखाते जाएंगे। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा बच्चे स्पेस होती है, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट दिखाते हैं कि आप जिस कंटेनर के अंदर गैस को फिल करोगे वो उसके वॉल के साथ भी जाके स्ट्राइक करते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? अब बच्चे जब वो इतने ज़्यादा है ना कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट दिखा रहे हैं, देखिए मैंने वर्ड यूज़ किया है अनएंडिंग मोशन। इनका बच्चे कॉन्टिन्यूस मोशन चलता रहता है। अब जब वो मूवमेंट अटेंड करेंगे, ठीक है, जब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ पे आ चुका है। अभी जब वो मूवमेंट दिखाएगा तो बच्चे वो एक एनर्जी को गेन कर लेगा, एक एनर्जी को अटेंड कर लेगा। उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मूवमेंट दिखाते हैं तो वो एक एनर्जी को अटेंड कर लेते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द पार्टिकल्स इन अ स्टेट ऑफ अनएंडिंग मोशन, दैट इज कॉन्टिन्यूस मोशन, हैंस दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब इसका आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम थर्ड पॉइंट देख। तो बच्चे जो थर्ड पॉइंट है वो है विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, विद द सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज थर्मल एनर्जी। ठीक है। थर्मल एनर्जी को हम हीट एनर्जी भी कह देते हैं बच्चे। टू मैटर, मैटर को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट एनर्जी, जिसको हम थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स increases, that is they start moving more vigorous, more vigorous। बच्चे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आप मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है, ठीक है। अब उस मैटर के कुछ पार्टिकल्स होंगे अंदर। अब ऐसे मैटर को जब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप? हीट। ये जो मैंने यहाँ पे एरो के नीचे ट्रायंगल बनाया है दैट इज द सिंबल ऑफ हीट।
आपके पास एक मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं। जब आप इस है ना मैटर को हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो पार्टिकल्स के बीच में मोशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी दोगे वो इधर उधर बच्चे मूवमेंट दिखाने लग जाएंगे। इसको आप नॉर्मल लाइफ से भी बच्चे रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हो और टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर उधर मूवमेंट करने लग जाओगे। वैसे ही जो ये मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं, आप जैसे ही उसको बच्चे हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो मैटर के अंदर पार्टिकल्स क्या करने लग जाते हैं, मूवमेंट दिखाने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो मूवमेंट दिखाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब वो बच्चे इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल्स और भी ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज दे स्टार्ट मूविंग मोर विग्रसली, वो और भी ज़्यादा बच्चे फास्ट मूव करने लग जाएंगे। अब हम इसका रिवर्स कहते हैं। यहाँ पे तो मैटर को हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बढ़ गई, पार्टिकल्स और फास्ट, बहुत फास्ट मूव करने लग गए। अब हम इसका उल्टा देखते हैं। यहाँ पे तो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टिकल्स को, अगर हम उसे कूलिंग दें, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर कम कर दें, मतलब हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, इफ द मैटर इज कूल्ड, अब देखिए बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, हीट एनर्जी, यहाँ पे हम उसे कूलिंग दे रहे हैं मैटर के पार्टिकल्स को, ठीक है। इफ द मैटर इज कूल्ड दैट इज हीट एनर्जी इज टेकन आउट ऑफ इट, ठीक है बच्चे। अगर हम मैटर को अब हीट एनर्जी देने की जगह उसको कूलिंग प्रोवाइड करने लग जाए, अब क्या होगा, जैसे ही हम पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करने की जगह कूलिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम पार्टिकल्स को, कूलिंग दे रहे हैं, मतलब उसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। तो बच्चे पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बात याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। इस केस के अंदर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी बढ़ रही थी। बट सेकंड केस के अंदर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कूलिंग दे रहे हैं ना, कूलिंग का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो पार्टिकल्स की जो बचे मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे से होगी ना पार्टिकल्स की मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चे, वो इतना विग्रसली मूवमेंट नहीं दिखा पाएंगे, उनकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन, देयर मूवमेंट विल स्लो डाउन, उनकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है बच्चे। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, फोर्थ पॉइंट को भी समझते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चे, द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force this। अब बच्चे मैंने आपको कहा कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए ये 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैंने कहा कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने ये ले लिया, ठीक है, अब क्या होगा बच्चे, अब मान लीजिए जो ये पार्टिकल है ये इस पार्टिकल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उसी तरीके से ये पार्टिकल भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये वाला पार्टिकल भी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। उसी तरीके से बच्चे ये पार्टिकल भी बाकी पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब बाकी पार्टिकल्स पे एक काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अब आपको बात क्लियर हो रही है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पे है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं।
समझ में आ रही है बात बच्चे? अब जो फोर्स है यहाँ पे वो दो तरीके की हो सकती है। कैसे? एक फोर्स को हम कह सकते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कब होएगी बच्चे पार्टिकल्स के बीच में? जब सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रही है। अगर सेम पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो हम उसे कहेंगे कोहेसिव फोर्स। समझ में आ रही है बात? व्हेन सेम, जब बच्चे सेम पार्टिकल्स के बीच में है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है तो उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे कोहेसिव फोर्स होती है वैसे एक सेकंड टाइप की भी फोर्स होती है, उसे हम कहते हैं अडेसिव फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे? अडेसिव फोर्स। अडेसिव फोर्स क्या होती है? जब डिफरेंट काइंड के, जब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगती है बच्चे तो उसको हम क्या कहते हैं? अडेसिव फोर्स। तो बच्चे मैंने आपको यहाँ तक तो क्लियर कर दिया कि जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है? अब जो ये फोर्स है ये टू टाइप की हो सकती है, या तो कोहेसिव फोर्स या फिर अडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स तब होएगी जब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। अगर बच्चे डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है तो उसको हम कहेंगे अडेसिव फोर्स। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम फोर्थ पॉइंट तक? तो बच्चे फिफ्थ पॉइंट भी देख लेते हैं एक बार काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है बच्चे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the particles decreases if the distance between the particles increases and vice versa। मतलब इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। अब बच्चे इस पॉइंट में हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए इसको एग्जांपल लेके ही चलते हैं। ये हमारे पास मैटर है, मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है? तो बच्चे आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है। पार्टिकल के बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होएगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होएगी उतना ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों बच्चे? देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि अगर धना पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है बच्चे, अगर वो इंक्रीज करेगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उन पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों? अभी मान लीजिए वो पार्टिकल्स पहले पास पास में है, बहुत पास पास में है, तो बच्चे वो ज़्यादा एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे, ज़्यादा एक दूसरे को अपनी तरफ खींच पाएंगे। बट जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो एक दूसरे पे बच्चे वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स नहीं लगा पाएंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम इसको कंपैरिजन करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट से। अब देखिए जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स पास पास में होते हैं, सॉलिड के केस में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो बिल्कुल कम है, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे, ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी? बट अगर हम लिक्विड की बात करें तो वहाँ पे इंटरमीडिएट स्पेस होती है ना, पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरेटिव, बट गैस के कंपैरेटिव पास पास होते हैं। तो यहाँ पे ना डिस्टेंस जो है वो इंटरमीडिएट है, ना ज़्यादा दूर है पार्टिकल्स और ना ही बहुत ज़्यादा पास में है। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है पार्टिकल्स के बीच में वो भी ना इंटरमीडिएट लगती है, मतलब ना ज़्यादा ना कम।
इस वजह से बच्चे यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो है ना ज़्यादा दूर भी नहीं जाते और बिल्कुल पास में भी नहीं आ पाते, ठीक है। बट अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पे पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। देखिए पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे पे स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए गैसेस के केस में डिस्टेंस बढ़ गया ना पार्टिकल्स के बीच में, तो ये एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इफेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? कोई प्रॉब्लम बच्चे? इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सब्लिमेशन को बच्चे और भी ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ओके।